स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक विकल्प आर्ट्स में। तो आज हम सब पढ़ेंगे मनोविज्ञान का अध्याय 1, जिसका नाम है मनोवैज्ञानिक गुणों में विविधताएं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि एक व्यक्ति दूसरों से अलग कैसे होता है, इसे मापने की क्या क्या विधियां हैं, यानी किस आधार पर हम यह कह सकते हैं एक व्यक्ति दूसरे से अलग है। तो आइए देखते हैं इस अध्याय में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो इस अध्याय में कुल 12 टॉपिक है, पर आज हम सिर्फ इन तीनों को ही पढ़ेंगे आज। तो पहला है परिचय, मानव प्राणियों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं। फिर उसके बाद है मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन, बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि में व्यक्तिगत विभिन्नताएं, बुद्धि में विचलन। तो इसी तरह से आगे कुछ और टॉपिक है जो अभी हम देखेंगे। फिर उसके बाद है बुद्धि परीक्षणों का कुछ दुरुपयोग, संस्कृति और बुद्धि, भावनात्मक बुद्धि, अभिक्षमता और सृजनात्मकता। तो कुल मिलाकर 12 टॉपिक है इस अध्याय में, लेकिन आज हम सिर्फ शुरू के 3 टॉपिक ही पढ़ेंगे, बाकी सारे अगले अध्याय में पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि मनोविज्ञान कहते किसे है। मनोविज्ञान यानी कि मनुष्य की मन का अध्ययन करना, इंसान कैसे सोचता है, किसकी भावनाएं कैसी है, किसकी सोचने समझने की क्षमता अधिक है, किसकी कम है, किस किस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे से अलग है। तो आइए इसकी परिभाषा हम देखते हैं। पहले मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो मनुष्य की मानसिक प्रक्रियाओं, व्यवहार और अनुभवों का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। यानी कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जिसके उपयोग से हम जानेंगे कि मनुष्य की भावनाएं कैसे काम करती है, वो कोई भी काम को कैसे करता है, कोई भी प्रक्रिया कैसे होती है, उसकी बुद्धि की क्षमता कितनी है। यह समझने का प्रयास करता है कि व्यक्ति कैसे सोचता है, कैसी भावनाएं महसूस करता है और किस प्रकार सीखता है। यानी कि मनोविज्ञान की मदद से हम यह जानते हैं कि कोई भी व्यक्ति कैसे सोचता है, किसी भी चीज को कैसे सीखता है, कैसे जानता है। तो ये सारी चीजें हम मनोविज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। तो पहला है साइके यानी कि मन या आत्मा या मन, फिर है लोगस जिसका अर्थ है अध्ययन या विज्ञान। साइके यानी कि आत्मा या मन, हमारा बुद्धि कैसे काम करता है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद है लोगस यानी कि अध्ययन। लोगस का मतलब होता है अध्ययन करना, किसी भी चीज को वैज्ञानिक तरीके से जानना। तो इस प्रकार शाब्दिक दृष्टिकोण से मनोविज्ञान का अर्थ मन का वैज्ञानिक अध्ययन, यानी कि हमारा मन कैसे काम करता है, इसका अध्ययन हम वैज्ञानिक तरीके से करेंगे। आधुनिक समय में मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो सोचने की प्रक्रिया, भावनाएं, स्मृति, सीखना, प्रेरणा और व्यवहार का अध्ययन करता है। यह समझने का प्रयास करता है कि ये सारी प्रक्रियाएं कैसे काम करती है और इनका हमारे जीवन पर, हमारे व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी कि मनोविज्ञान वह विज्ञान है जो हमें सिखाता है कि कोई भी चीज कैसे काम करती है और उसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम किसी भी चीज को कैसे सोचते हैं, हम किसी चीज को याद रख पाते हैं या नहीं रख पाते हैं, इन सारी चीजों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये सारी चीजें हम मनोविज्ञान में जानते हैं। तो पहले हम देखेंगे अध्याय का परिचय। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होता है। यह भिन्नता शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा सामाजिक गुणों में दिखाई देती है। इन्हीं भिन्नताओं के अध्ययन को व्यक्तिगत विभिन्नता कहा जाता है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस। प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। इसे हम कुछ आधारों पर माप सकते हैं, जैसे शारीरिक बनावट, यानी कि कोई व्यक्ति किसी से लंबा होता है, किसी की हाइट कम होती है, कुछ लोग मोटे होते हैं, कुछ लोग पतले होते हैं। तो ये शारीरिक विभिन्नता। फिर उसके बाद है मानसिक, यानी कि सोचने समझने की क्षमता। कुछ लोग होते हैं जो कठिन से कठिन चीजों को बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, और कुछ लोगों को कोई भी चीज जल्दी समझ में नहीं आती है। 2 बार 3 बार रिपीट करने पर वो सारी चीजें उन्हें समझ में आती है। फिर उसके बाद है भावनात्मक, यानी कि जैसे हम आसपास देख सकते हैं, कुछ लोगों के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां चल रही होती है,
फिर भी वह व्यक्ति खुद को शांत रखता है और परिस्थितियों का सामना करता है। और कुछ लोग होते हैं जो कुछ छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जाते हैं। तो ये हो गई भावनात्मक अंतर। फिर इसके बाद है सामाजिक गुणों में दिखाई देता है, यानी कि हमारे आसपास के लोगों को कैसा बोलने का तरीका है, कौन क्या पहनता है, किसकी खाने की क्या रुचि है। तो ये सारी चीजों के आधार पर भी हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरों से अलग है। तो ये हो गई सामाजिक गुणों में दिखाई देती है। तो अब हम जानेंगे कि मानव प्राणियों की व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी कि किस किस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे से अलग है। तो आइए इसका परिभाषा हम देखते हैं। पहले व्यक्तिगत विभिन्नता से आशय व्यक्तियों के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक तथा व्यवहारिक गुणों में पाए जाने वाले अंतर से है। अर्थात कोई भी दो व्यक्ति पूरी तरह समान नहीं होता। प्रत्येक व्यक्ति अपने विशिष्ट संयोजन के कारण अद्वितीय होता है, यानी कि यूनिक कॉम्बिनेशन। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होता है। सबकी अपनी अपनी गुण होते हैं, सबका अपना अलग शारीरिक बनावट होता है, सबकी सोचने समझने की क्षमता अलग होती है, सबकी अपनी अपनी बुद्धि की क्षमता होती है। तो ये सारी हो गई। इन सारी चीजों के आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति दो व्यक्ति एक जैसा नहीं होता। हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं। तो यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ नोट में कुछ लिखा हुआ जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, पर फिर भी आप इसे अपने नोट में लिख लेंगे साइड में एक जगह। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अध्ययन की वैज्ञानिक शुरुआत प्रमुख रूप से फ्रांसिस गैल्टन ने की थी। फ्रांसिस गैल्टन एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे जिन्हें व्यक्तिगत विभिन्नताओं यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस के अध्ययन का जनक माना जाता है। उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि लोगों की क्षमताएं, विशेषकर बुद्धि, एक दूसरे से भिन्न होती है और इनका वैज्ञानिक रूप से मापन किया जा सकता है। फ्रांसिस गैल्टन जो एक अंग्रेजी वैज्ञानिक थे, सबसे पहले इन्होंने ही बताया कि एक व्यक्ति दूसरों से अलग होता है और इन सारी चीजों को मापा भी जा सकता है। गैल्टन का विशेष जोर वंशानुक्रम यानी हेरिडिटी पर था। उनका मानना था कि बुद्धि और प्रतिभा मुख्य रूप से अनुवांशिक होती है। उन्होंने प्रतिभाशाली व्यक्तियों के परिवारों का अध्ययन किया और पाया कि उच्च क्षमता अक्सर पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, यानी कि उन्होंने यह बताया कि हम कैसे दिखते हैं, हमारा शारीरिक बनावट कैसा है, हमारी बुद्धि की क्षमता कैसी है, यह सारी चीजें हमारे पूर्वजों पर भी निर्भर करती है। तो सबसे पहले फ्रांसिस गैल्टन ने ही ये सारी चीजें बताई थी। अनुवांशिक यानी कि हमारे पूर्वज कैसे थे, हमारे माता पिता कैसे दिखते हैं, ये सारी चीजों का प्रभाव हम पर भी पड़ता है। जैसे कुछ लोगों के माता पिता होंगे जो लंबे होंगे, जिनकी मानसिक प्रक्रिया बहुत ही अच्छी होगी, सोचने समझने की क्षमता बहुत ही अच्छी होगी, तो जो बच्चा होगा वो भी लंबा होगा और उसकी भी बुद्धि बहुत ही अच्छी होगी। तो ये सारी चीजों का प्रभाव हमारे ऊपर भी होता है। तो आइए देखते हैं व्यक्तिगत विभिन्नताओं के प्रकार, यानी कि व्यक्ति को किस किस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरों से अलग है। तो पहला है शारीरिक विभिन्नताएं। जब व्यक्तियों के शरीर से संबंधित गुणों में अंतर पाया जाता है तो उसे शारीरिक विभिन्नता कहते हैं। यानी कि एक व्यक्ति को दूसरों से अलग शारीरिक विभिन्नता के आधार पर ऐसे कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति है जो बहुत ही मोटा है, हेल्दी है, और उसके आसपास ही कुछ लोग होंगे जो बहुत ही पतले होंगे। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से अलग है। यानी कि शारीरिक बनावट के आधार पर हम कहेंगे कि एक व्यक्ति दूसरों से अलग है। इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, कोई व्यक्ति लंबा है, कोई छोटा, किसी का वजन अधिक है, किसी का कम। तो यानी कि शारीरिक बनावट के आधार पर हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरों से अलग है। तो ये था हमारा शरीर में अंतर, शारीरिक अंतर। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा है बुद्धि में अंतर, यानी कि बुद्धि वह मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा
व्यक्ति सोचता, तर्क करता, समस्याओं का समाधान करता है और सीखता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किस तरह किसी चीज को सोचता है, उसकी सोचने समझने की क्षमता कैसी है, किसी भी चीज को कितनी जल्दी वह सीख पाता है या नहीं सीखता है, तो इन सब के आधार पर भी हम यह कह सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरों से अलग है। जैसे इसका कुछ उदाहरण है, एक छात्र गणित की समस्याएं जल्दी हल कर लेता है और दूसरा छात्र भाषा विषयों में अधिक कुशल होता है। यानी कि अपने क्लास में ही आप देखते होंगे कि एक स्टूडेंट होता है जो कि किसी एक सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा होता है। जैसे मान लेते हैं मैथ, उसे किसी भी प्रकार का मैथ का प्रश्न दिया जाए वो बहुत ही आसानी से उसे हल कर लेता है। और वही दूसरा बच्चा होगा कि उसे अलग अलग तरह की भाषा आती होगी, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत या कोई भी अलग अलग भाषा उसे आती होगी। तो इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से अलग है। यानी कि बुद्धि के आधार पर भी हम एक दूसरे से अलग कह सकते हैं। तो ये था बुद्धि में अंतर। तो इसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा है व्यक्तित्व में अंतर। व्यक्तित्व में अंतर प्रत्येक व्यक्ति से आशय व्यक्ति की अपेक्षाकृत स्थायी विशेषताओं से है जो उसे दूसरों से अलग बनाता है। यानी कि अपने आसपास देखते हैं कि जो कुछ लोग बहुत ही मिलनसार होते हैं, आसपास के लोगों से बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, नए नए दोस्त बना लेते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो जल्दी किसी को दोस्त नहीं बनाते और ज्यादा लोगों से बात नहीं करते हैं। तो इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति बहुत ही कम बोलता है और एक ज्यादा बोलता है। तो इन दोनों का व्यक्तित्व एक दूसरे से अलग है। तो इसका उदाहरण हम कुछ लेते हैं। कोई व्यक्ति मिलनसार है, कोई शांत है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति दूसरों से अलग है, यानी कि उन दोनों का व्यक्तित्व। फिर उसके बाद है रुचि और अभिरुचि में अंतर। पहले हम देखेंगे रुचि की परिभाषा। रुचि से आशय उस झुकाव या पसंद से है जिसके कारण व्यक्ति किसी विशेष कार्य, विषय या गतिविधि में स्वेच्छा से भाग लेना चाहता है। यह इस बात को दर्शाता है कि व्यक्ति क्या करना पसंद करता है। यानी कि कोई भी व्यक्ति क्या क्या करना पसंद करता है। हर इंसान की अपनी पसंद नापसंद होती है। जैसे आप में से भी कुछ लोग होते होंगे जिन्हें क्रिकेट खेलना पसंद होगा, किसी को पेंटिंग बनाना पसंद होगा। तो रुचि के आधार पर भी दोनों की रुचि अलग है। एक को पेंटिंग बनाना पसंद है, एक को क्रिकेट खेलना पसंद है। तो इस आधार पर भी हम कह सकते हैं कि ये व्यक्ति इससे अलग है। तो इसी तरह से हम इसका कुछ उदाहरण लेते हैं। किसी छात्र को चित्रकला करना अच्छा लगता है, किसी को क्रिकेट खेलना पसंद है, किसी को इतिहास पढ़ना पसंद है। यानी कि यहाँ पर सबकी अपनी अपनी रुचि होती है। तो यहाँ पर इसके आधार पर भी हम कह सकते हैं कि दो व्यक्ति एक समान नहीं होते। हर व्यक्ति की अपनी अपनी पसंद नापसंद होती है, जिसके आधार पर वह एक दूसरे से अलग होते हैं। तो इसकी कुछ विशेषता देखते हैं हम। रुचि का संबंध आनंद, पसंद और आकर्षण से होता है। यानी कि हमारी रुचि उसी चीज में होती है जो करना हमें पसंद होता है, जिस चीज को करने से हमें खुशी मिलती है और जिससे हम ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, यानी आकर्षित होते हैं। तो ये सारी होती है रुचि। उसके बाद है रुचि होने का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति उस क्षेत्र में बहुत ही कुशल भी हो। यानी कि अगर हमें मान लीजिए कि मुझे पेंटिंग बनाना पसंद है, मुझे इस पेंटिंग बनाने से खुशी मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे बहुत ही अच्छा पेंटिंग बनाने आता हो सकता है मुझसे अच्छी पेंटिंग नहीं बन पाती हो, पर पेंटिंग बनाने से मुझे खुशी मिल रही है। तो ये हो गई हमारी रुचि। पर जरूरी नहीं है कि इस काम में मैं बहुत ज्यादा फिर अगला है अभिरुचि। अभिरुचि से आशय किसी विशेष क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की संभावित या जन्मजात क्षमता से है। यह बताती है कि व्यक्ति क्या करने में सक्षम है और भविष्य में किस क्षेत्र में सफल हो सकता है। अभिरुचि यानी कि किसी व्यक्ति को जन्मजात वो चीजें करनी आती है। जैसे अपने घर में देखते होंगे कि अगर कोई भी मशीन खराब हो गया तो पहले उन्होंने कभी इस मशीन को ठीक नहीं किया, पर फिर भी वो लोग जानने की कोशिश करते हैं कि
मशीन क्यों काम नहीं कर रहा है, इसके अंदर क्या क्या खराबियां हैं, और उसे ठीक करने की कोशिश करता है। तो ये हो गई हमारी अभिरुचि। उसे ये काम करना जन्मजात ये काम करना आता है, इसका ये मतलब नहीं है कि उसे ये काम करना पसंद भी हो सकता है। उसे ये काम करना पसंद ना हो, पर फिर भी वह इसे काम को कर रहा है क्योंकि उसे यह आता है। तो ये होता है अभिरुचि। तो इसका उदाहरण हम देखते हैं। किसी छात्र में गणितीय समस्याएं जल्दी हल करने की क्षमता है। किसी में संगीत के सुरों को पहचानने की विशेष योग्यता है। किसी में यांत्रिक वस्तुओं को समझने और ठीक करने की क्षमता है। यानी कि अगर किसी को मैथ का क्वेश्चन बहुत ही इजी लगता है, वो इजीली सॉल्व कर लेता है, उसे पहले से पता होता है कौन सा थ्योरी कहाँ लगाना है, कौन सा मेथड यूज करना है, कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसे ये काम करना पसंद भी हो सकता है उसे काम करना पसंद ना हो। तो ये होता है अभिरुचि। इसकी कुछ विशेषता देखेंगे हम। अभिरुचि व्यक्ति की क्षमता को दर्शाता है, चाहे उसे वह कार्य में विशेष रुचि हो या ना हो। यानी कि अभिरुचि बताता है कि एक व्यक्ति किस काम को करने में कुशल है, किस काम को वह बहुत अच्छे से कर पाता है। हो सकता है उसे वह काम करना पसंद नहीं हो, पर फिर भी उस काम में वह बहुत ही सक्षम है। तो ये होता है अभिरुचि। उसके बाद है भावनात्मक स्थिरता में अंतर। भावनात्मक स्थिरता में अंतर। भावनात्मक स्थिरता से आशय व्यक्ति की अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने और संतुलित व्यवहार करने की क्षमता से है। जैसे अपने आसपास आप लोग देखते होंगे कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां चल रही है, दुख चल रहा होगा, पर फिर भी वो खुद को बाहर से शांत दिखाने की कोशिश करता है, वह घबराता नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा करने लग जाते हैं। तो ये दोनों व्यक्ति एक दूसरे से अलग है भावनात्मक स्तर पर। तो ये होता है भावनात्मक स्थिरता में अंतर का मतलब। इसका कुछ उदाहरण लेते हैं। कोई व्यक्ति छोटी बातों पर गुस्सा हो जाता है, कोई तनाव में भी शांत रहता है। यानी कि एक व्यक्ति है जो छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा हो जा रहा है, दूसरा व्यक्ति है जो तनाव में भी शांत रहता है। तो यानी ये दोनों व्यक्ति भावनात्मक स्तर पर एक दूसरे से अलग है। तो मुझे उम्मीद है आप सब अभी हमने जो पढ़ा आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में मैं कोशिश करूंगी उसे समझाने की। तो अभी हमने जाना कि एक व्यक्ति को दूसरे से अलग कैसे कह सकते हैं, किन किन आधारों पर हम कहेंगे कि एक व्यक्ति दूसरे से अलग है। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन। यानी कि एक व्यक्ति दूसरों से शारीरिक तौर पर अलग है, यानी कि इसका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। मानसिक तौर पर अलग है तो इसका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे। कैसे कहेंगे कि इस व्यक्ति का मानसिक स्तर ज्यादा है दूसरे से, इसकी सोचने समझने की क्षमता ज्यादा है दूसरों से, इस चीज को हम कैसे कहेंगे। तो आइए देखते हैं। पहले हम जानेंगे मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन का अर्थ है व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक गुणों का वैज्ञानिक ढंग से मापन करना। यानी कि वैज्ञानिक तरीकों से यह बताना कि एक व्यक्ति दूसरे से अलग कैसे है, उसकी क्षमता अधिक है किसी की कम है, इसको वैज्ञानिक तरीके से इस चीज को मापना। किसी व्यक्ति में किसी गुण जैसे बुद्धि, व्यक्तित्व, अभिरुचि, रुचि की उपस्थिति तभी मानी जाती है जब उसे किसी वैज्ञानिक विधि द्वारा मापा जा सके। यानी कि हम तभी कहेंगे कि एक व्यक्ति अधिक बुद्धिमान है, कोई अधिक बुद्धिमान नहीं है। किसी की कोई भावनात्मक स्तर पर बहुत ही कमजोर है, किसी की भावनात्मक स्तर बहुत ही अधिक है। तो हम कैसे कहेंगे, हम तभी कहेंगे इन सारी चीजों को कि किसी की बुद्धि अधिक है जब हम उसे वैज्ञानिक तरीके पर मापेंगे। तो ये होता है मूल्यांकन का अर्थ। मूल्यांकन का उद्देश्य व्यक्ति के व्यवहार, क्षमता, गुणों को समझना, मापना तथा उनके आधार पर भविष्यवाणी करना है। यानी कि मूल्यांकन के आधार पर हम बता सकते हैं कि इंसान को भविष्य में क्या करना चाहिए। जैसे अभी किसी को क्रिकेट खेलना पसंद हो, बहुत अच्छे से क्रिकेट खेलता है, तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उसे आगे चलकर एक क्रिकेटर बनना चाहिए।
हो सकता है वह क्रिकेट की दुनिया में एक अपना नाम बना ले। तो ये होता है मूल्यांकन का अर्थ। तो अब हम देखेंगे मूल्यांकन के प्रकार। पहला है अनौपचारिक मूल्यांकन। जब किसी व्यक्ति के गुणों का मूल्यांकन सामान्य अवलोकन, अनुभव या व्यक्तिगत धारणा के आधार पर किया जाता है तो उसे अनौपचारिक मूल्यांकन कहते हैं। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति को अपने आसपास देखते हैं कि उसका बोलने का तरीका कैसा है, वह सबसे कैसे व्यवहार करता है, वह किसी चीज को कैसे सोचता है, अपनी अनुभव के हिसाब से किसी का मूल्यांकन करना, उसे हम कहते हैं अनौपचारिक मूल्यांकन। यानी कि इसमें प्रश्न निर्धारित नहीं होते, किसी से कोई प्रश्न नहीं पूछा जाता है, बस हम अपने आसपास के लोगों को देखते हैं, उन्हें देखकर उनका मूल्यांकन करते हैं कि हमारे आसपास अगर उनका व्यवहार अच्छा है तो वह व्यक्ति हमारे लिए अच्छा है, अगर उनका व्यवहार हमारे आसपास अच्छा नहीं है तो वह व्यक्ति हमारे लिए अच्छा नहीं है। अनौपचारिक मूल्यांकन में हमसे गलती भी हो सकती है। अगर कोई स्टूडेंट है जो स्कूल में बहुत ही अच्छे से पढ़ता है, होमवर्क करके लाता है, टीचर की सारी बातें मानता है, तो टीचर के नज़र में वह स्टूडेंट बहुत ही अच्छा है। और वही बच्चा घर पे जाता है और माता पिता की बात नहीं मानता, घर के कामों में उनकी मदद नहीं करता, तो माता पिता के नज़र में वही बच्चा बुरा है। तो हर इंसान की अपनी अपनी निजी राय भी इस चीज पर निर्भर करती है। तो ये होता है अनौपचारिक मूल्यांकन। इसकी कुछ विशेषता कुछ इस प्रकार है। यह वैज्ञानिक या मानकीकृत नहीं होता है, यानी कि इसे किसी वैज्ञानिक तौर तरीकों पर मापा नहीं जाता। फिर है, यह व्यक्ति की निजी राय पर आधारित होता है, यानी कि हम उस व्यक्ति को अपने आसपास कैसे देख रहे हैं उसी आधार पर हम उसका मूल्यांकन करेंगे। यानी कि ये सारी चीजें हमारी निजी राय पर आधारित होती है। फिर उसके बाद है परिणाम व्यक्तिनिष्ठ हो सकते हैं, यानी कि किसी बात का नतीजा या राय हर व्यक्ति के अनुसार अलग अलग हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, एक स्टूडेंट स्कूल में अच्छा से व्यवहार करता है, होमवर्क बनाकर ले जाता है, तो टीचर के लिए अच्छा है, ये टीचर की अपनी राय है। वही बच्चा घर पे जाकर माता पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है, तो माता पिता के लिए वही बच्चा बुरा है। तो सबकी अपनी अपनी निजी राय है, उसके आधार पर इसका मूल्यांकन अलग अलग हो सकता है। यानी जो एक व्यक्ति को अच्छा या सही लगता है वही दूसरे व्यक्ति को अलग लग सकता है। तो इसका कुछ उदाहरण लेते हैं। शिक्षक कहता है राहुल होशियार है, और माता पिता कहते हैं मेरी बेटी संवेदनशील है, यानी कि जो दूसरों के दुख दर्द को समझने और महसूस करे। यह आकलन अनुभव पर आधारित होता है, न कि किसी परीक्षण पर। तो ये था अनौपचारिक मूल्यांकन। तो यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद है औपचारिक मूल्यांकन। औपचारिक मूल्यांकन, जब मनोवैज्ञानिक गुणों का मूल्यांकन वैज्ञानिक मानकीकृत वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा किया जाता है तो उसे औपचारिक मूल्यांकन कहते हैं। यानी कि जब किसी व्यक्ति का परीक्षण वैज्ञानिक तरीके से क्वेश्चन पूछकर या फिर रिटन एग्जाम के मदद से या फिर उनसे बातचीत करके अगर उनका मूल्यांकन, उनकी बुद्धि का मूल्यांकन किया जाए तो उसे औपचारिक मूल्यांकन कहते हैं। जैसे औपचारिक मूल्यांकन का एक उदाहरण है बुद्धि परीक्षण द्वारा आईक्यू मापना। बुद्धि परीक्षण यानी कि इंटेलिजेंस टेस्ट, इसका उपयोग किसी व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता मापने के लिए किया जाता है। यानी कि औपचारिक परीक्षण में कुछ टेस्ट लिए जाते हैं, जैसा पहला है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण द्वारा यह बताया जा सकता है कि किसी व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता कितनी है, किसी चीज को वह कितने अच्छे से कर पाता है। तो ये होता है आईक्यू मापन। यानी कि इसे आईक्यू क्वाड्रेंट यानी कि हिंदी में इसे बुद्धि लब्धि कहा जाता है। तो इससे आईक्यू का पता चलता है। इसमें तर्क यानी कि रीजनिंग,
याददाश्त, समस्या समाधान, गणना आदि प्रश्न जुड़े होते हैं। यानी कि आईक्यू टेस्टिंग किस आधार पर किया जाता है कि उससे अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न सॉल्व करवाए जाते हैं। वह किसी चीज को कितनी देर तक याद रख पाता है, किसी चीज को कितनी जल्दी सीख पाता है, इन सब के आधार पर हम कहेंगे कि किसी व्यक्ति का आईक्यू अधिक है, किसी का आईक्यू कम है। तो ये होता है औपचारिक मूल्यांकन। इसी तरह जैसे अगर कोई छात्र जल्दी पहेली हल कर लेता है और तर्क वाले सवाल सही कर लेता है तो उसका आईक्यू अच्छा हो सकता है। फिर औपचारिक मूल्यांकन का कुछ और उदाहरण भी है। व्यक्तित्व परीक्षण द्वारा व्यक्तित्व का विश्लेषण, यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट से यह जाना जा सकता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है। यानी कि किसी व्यक्ति से को अपने आसपास देख करके उसका व्यवहार कैसा है, इसके आधार पर हम यह जान सकते हैं कि उसका पर्सनालिटी कैसा है, यानी कि उसका व्यक्तित्व कैसा है, लोगों के प्रति उसका व्यवहार कैसा है, अपने आसपास के लोगों से वह कैसे बातचीत करता है। तो इसके आधार पर भी हम उसका टेस्टिंग कर सकते हैं। तो ये था औपचारिक मूल्यांकन का एक और उदाहरण। इससे हम अलग अलग तरह के प्रश्न पूछकर हम उसका व्यक्तित्व परीक्षण कर सकते हैं, जो जैसे कि वह शांत है या मिलनसार है, आत्मविश्वासी है या संकोची है, भावनात्मक है या तार्किक है। तो अलग अलग तरह से हम उस व्यक्ति का व्यक्तित्व परीक्षण कर सकते हैं, उसे अलग अलग प्रश्न करके। जैसे इसका उदाहरण है, कुछ लोग समूह में काम करना पसंद करते हैं, कुछ लोग अकेले। व्यक्तित्व परीक्षण से इन गुणों का पता चलता है। फिर एक और उदाहरण है, औपचारिक मूल्यांकन का एक और उदाहरण है अभिक्षमता परीक्षण द्वारा करियर का सुझाव देना, यानी कि अभिक्षमता परीक्षण यानी एप्टीट्यूड टेस्ट से यह पता चलता है कि व्यक्ति किस क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। यानी कि इस टेस्टिंग से हमें ये पता चलता है कि वह व्यक्ति किस क्षेत्र में अच्छा काम कर सकता है, किस क्षेत्र में उसे नहीं जाना चाहिए, किस काम को करने में वह सक्षम है, किस काम को करने में वह सक्षम नहीं है। तो इससे हमें सारी चीजों का पता चलता है। जैसे गणित में रुचि है, भाषा में अच्छी पकड़ है, मशीनों या डिजाइन में रुचि है। जैसे इसका कुछ उदाहरण है, अगर किसी छात्र की गणित और तर्क की शक्ति मजबूत है तो उसे इंजीनियर या बैंकिंग क्षेत्र सुझाए जा सकते हैं। यानी कि अगर कोई स्टूडेंट है जो मैथ का क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही अच्छा है, कोई भी मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन बड़ा बड़ा नंबर दे दिया जाए फिर भी वह उसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेता है बिना गलती के, तो हम उसे यह राय दे सकते हैं कि उसे आगे चलकर बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहिए या फिर इंजीनियर बनना चाहिए। तो ये होता है इसकी कुछ विशेषताएं। तो आगे हम देखेंगे औपचारिक मूल्यांकन का विशेषता। अभी हमने देखा था औपचारिक मूल्यांकन के उदाहरण, यानी कि किन आधार पर हम औपचारिक तरीके से मूल्यांकन कर सकते हैं बुद्धि का। अब हम देखेंगे औपचारिक मूल्यांकन की विशेषता। जो पहला है मानकीकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज्ड। मानकीकृत का मतलब है किसी टेस्ट या प्रक्रिया को एक तय नियम और तरीके से करना। यानी कि जैसे स्कूल में हमारा एग्जाम होता है, सभी को एक ही तरह के प्रश्न दिए जाते हैं, प्रश्न का मार्किंग भी सेम होता है कि इस क्वेश्चन का नंबर, ये क्वेश्चन 2 नंबर का है, ये क्वेश्चन 5 नंबर का है, और इसके हिसाब से हमारा रिजल्ट बनता है। तो ये हो गया मानकीकृत। जैसे सभी लोगों को एक जैसा प्रश्न पत्र, एक समय, एक जैसा निर्देश, एक जैसा मूल्यांकन तरीका। जैसे इसका उदाहरण है, बोर्ड परीक्षा में सभी छात्रों को समान प्रश्न पत्र और समान समय दिया जाता है, इसीलिए वह परीक्षा मानकीकृत है। हमारा जो बोर्ड एग्जाम होता है वह भी मानकीकृत का एक उदाहरण है। वहां भी सबको 3 घंटे का निर्धारित समय दिया जाता है, सबको एक ही क्वेश्चन पेपर दिया जाता है और हर क्वेश्चन का मार्किंग सबके लिए एक जैसा ही होता है। सबके लिए 50 1 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, सबको 10 2 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, सबको 5 नंबर के 3 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। तो
सबके लिए नियम निर्देश एक समान ही है और उसके आधार पर हमारा मूल्यांकन होता है। उसके बाद इसकी विशेषता है वस्तुनिष्ठ, अब यानी कि ऑब्जेक्टिव। वस्तुनिष्ठ का मतलब है जिसमें व्यक्ति की राय या भावनाएं शामिल ना हो, यानी कि औपचारिक मूल्यांकन में किसी भी व्यक्ति की अपनी निजी राय शामिल नहीं होती। जैसा हमने अनौपचारिक मूल्यांकन में देखा था कि हर व्यक्ति की अपनी अपनी राय होती है, अपनी अपनी भावनाएं होती है, तो इसके आधार पर गलतियां हो सकती है। लेकिन यहाँ पर औपचारिक मूल्यांकन में किसी की राय पर निर्भर नहीं करती है हमारा मूल्यांकन। सबके लिए प्रश्नों का उत्तर एक समान ही होता है। जैसे हम देखें 2+2 सबके लिए 4 ही होता है। इस पर किसी की निजी राय शामिल नहीं होती है। सबके लिए प्रश्नों का उत्तर एक समान ही होता है। जो तथ्य पर आधारित हो, जिसका उत्तर सबके लिए एक जैसा हो। जैसे मैंने बताया 2+2 4, यह उत्तर वस्तुनिष्ठ है, यानी कि सबके लिए इसका उत्तर एक समान ही है, या इसमें किसी की राय शामिल नहीं होती है। फिर औपचारिक मूल्यांकन का ये एक और विशेषता है विश्वसनीय, यानी रिलायबल। विश्वसनीय का मतलब है जिस पर भरोसा किया जा सके, यानी कि यदि हम अपना वजन मापते हैं तो मशीन पर जितनी बार हम खड़ा होंगे, जितनी बार हम अपना वजन मापेंगे, तो हर बार हमारा वजन लगभग एक बार ही आएगा, यानी कि एक समान ही आएगा। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन लगभग वह एक समान ही होगा, इक्वल ही होगा। तो इस पर हम विश्वास कर सकते हैं कि हमारा जो वजन है वह सही है। तो औपचारिक मूल्यांकन जो होता है उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। जिसका इसका उदाहरण है, और आप एक मशीन से अपना वजन 3 बार मापते हैं और हर बार लगभग समान वजन आता है, तो मशीन विश्वसनीय है, यानी कि औपचारिक मूल्यांकन विश्वसनीय है, उस पर हम विश्वास कर सकते हैं। ये उसकी एक विशेषता है। उसके बाद है वैध, यानी कि वैलिड। वैध का मतलब है जो वास्तव में वही चीज मापे जिसमें मापना चाहिए। यानी जैसे हमारा अगर एग्जाम में साइकोलॉजी का एग्जाम होगा, मनोविज्ञान का, तो उसमें मनोविज्ञान का ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये हो गया वैध। अगर मनोविज्ञान के एग्जाम में मैथ का क्वेश्चन पूछ दे तो ये हो जाएगा अवैध, यानी कि यह वैलिड नहीं है। तो ये था औपचारिक मूल्यांकन का उदाहरण, औपचारिक मूल्यांकन का विशेषता। तो ये उसके कुछ उदाहरण है अवैध के। अगर गणित की परीक्षा में गणित के सवाल पूछे जाए तो वह परीक्षा वैध है। लेकिन अगर गणित की परीक्षा में इतिहास के सवाल पूछे जाए तो वह परीक्षा वैध नहीं होगी। तो ये था मनोविज्ञान के मूल्यांकन के 2 प्रकार। अब हम जानेंगे इसकी विधियां क्या क्या है, किन किन आधार पर हम इसे मापेंगे। तो आइए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन की प्रमुख विधियां, यानी कि हम किस किस आधार पर एक व्यक्ति का मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन करेंगे, उनके क्या क्या प्रकार होते हैं। तो हम देखेंगे, पहला है मनोवैज्ञानिक परीक्षण, यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट। मनोवैज्ञानिक परीक्षण व्यक्ति की मानसिक तथा व्यवहारिक विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ और मानकीकृत माप। मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी कि साइकोलॉजिकल टेस्ट, इस परीक्षण से हम यह बता सकते हैं कि एक व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता कितनी है। ये सारी चीजें हम इस परीक्षण से जान सकते हैं। इसका कुछ उद्देश्य हम देखेंगे। उद्देश्य यानी कि चीजों के बारे में जान सकते हैं। तो पहला है बुद्धि मापना, यानी कि मानसिक क्षमता जानना। इस परीक्षण से हम यह जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति की बुद्धि यानी सोचने समझने की क्षमता कितनी है। उसके बाद है व्यक्तित्व जानना, स्वभाव और व्यवहार समझना। इस टेस्ट से हम यह भी जान सकते हैं कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, वह गुस्सैल है, शांत है, यानी उसका स्वभाव कैसा है। फिर इसके बाद इसके कुछ और भी विशेष अभिरुचि पहचानना, यानी कि पसंद और रुचि पता करना। इस परीक्षण से हम यह भी जान सकते हैं कि
कोई व्यक्ति क्या काम करना पसंद करता है, क्या काम करना पसंद नहीं करता है, तो इन सारी चीज़ों की भी जानकारी हम ले सकते हैं। फिर उसके बाद है मानसिक विकारों का निदान करना, यानी मानसिक समस्या की पहचान करना। इस परीक्षण से हम यह भी जान सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति का कोई मानसिक बीमारी है तो इसके बारे में हम जान सकते हैं, और इसका कैसे मानसिक बीमारी को कैसे दूर करना है, कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है, तो ये सारी चीजें भी हम जान सकते हैं इस परीक्षण की मदद से। जैसे उसका उदाहरण है साइकोलॉजिकल टेस्ट का। पहला है बुद्धि परीक्षण। बुद्धि परीक्षण ऐसे परीक्षण होते हैं जिससे व्यक्ति की मानसिक क्षमता मापी जाती है, यानी कि मेंटल एबिलिटी। तो अब हम देखेंगे यह क्या मापता है। तर्क शक्ति, याददाश्त, समस्या समाधान की क्षमता और गणितीय तार्किक सोच, यानी कि बुद्धि परीक्षण से हम इन सारी चीजों के बारे में जान सकते हैं। वह व्यक्ति सही गलत में कैसे फर्क करता है, कैसे बताता है कि क्या चीज सही है क्या गलत है। फिर उसके बाद है याददाश्त, यानी कि किसी चीज को वह कितनी आसानी से याद कर पाता है, कितने देर तक याद रखता है। फिर उसके बाद है समस्या समाधान की क्षमता, यानी कि उसके जीवन में जो भी परेशानियां चल रही है वह अपनी परेशानियों को दूर कैसे करता है, खुद को उन सारी चीजों से बाहर कैसे निकालता है। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है। फिर उसके बाद है अभिक्षमता परीक्षण। अभिक्षमता परीक्षण अभिक्षमता परीक्षण यह जानने के लिए किया जाता है कि व्यक्ति किस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। जैसा पहले भी हम सब ने जाना था, अभिक्षमता का मतलब क्या होता है कि किसी व्यक्ति को जन्मजात ये सारी चीजें करनी आती हो, तो ये होता है अभिक्षमता। तो इस अभिक्षमता परीक्षण से हम जान सकते हैं कि व्यक्ति को आगे भविष्य में क्या काम करना चाहिए, क्या काम नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीजें होती है अभिक्षमता। तो अभिक्षमता से हमें क्या क्या पता चलता है, यानी कि यह क्या मापता है। विशेष योग्यता या क्षमता, जैसे गणित, भाषा, यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल, संगीत या कला की क्षमता। तो अभिक्षमता परीक्षण से यह पता चलता है कोई व्यक्ति मैथ में कितना अच्छा है, किसी चीज को समझने की उसकी क्षमता कैसी है, उसे क्या चीज करना पसंद है, क्या करना पसंद नहीं है, इन सारी चीजों का जानकारी हमें मिलती है। फिर उसके बाद है व्यक्तित्व परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण व्यक्तित्व परीक्षण से व्यक्ति के स्वभाव व्यवहार को समझा जाता है। यह क्या बताता है, यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण से हमें क्या पता चलता है। व्यक्ति मिलनसार है या अंतर्मुखी, यानी कि कोई व्यक्ति मिलनसार है यानी कि आसपास के लोगों से घुल मिल जाता है, आसपास के लोगों से बातें करता है, या फिर वह व्यक्ति अंतर्मुखी है, यानी कि लोगों से ज्यादा बातचीत नहीं करता है, अपने में ही मगन रहता है। फिर उसके बाद हमें पता चलता है आत्मविश्वासी है, संकोची है। जैसे कुछ लोग होते हैं, अगर किसी चीज के बारे में उन्हें अगर बोलने के लिए कह दिया जाए तो आराम से निडर होकर उस टॉपिक पर बोल सकते हैं 2 मिनट 5 मिनट। और कुछ लोग होते हैं जिन्हें एक अगर रिटन स्क्रिप्ट भी दे दिया जाए पढ़ने के लिए, पर फिर भी वह आसानी से उसे नहीं पढ़ पाते हैं, हिचकिचाते हैं। तो इससे पता चलता है व्यक्ति आत्मविश्वासी है, संकोची है। फिर उसके बाद पता चलता है भाविक या व्यवहारिक। तो ये सारे थे। तो व्यक्तित्व परीक्षण से इन सारी चीजों की जानकारी हम ले सकते हैं। तो अब हम जानेंगे कि व्यक्तित्व परीक्षण या जितने भी सारे परीक्षण हमने अभी पढ़ा, इन सबका क्या क्या उपयोग है। तो पहला है करियर चयन, भविष्य का पेशा चुनना, यानी कि परीक्षणों से हमें तो ये तो पता चल जाएगा कि हम किस चीज में अच्छे हैं, किस चीज को हम अच्छे से नहीं कर सकते हैं। तो इससे हमें भविष्य में क्या करना चाहिए, इस सारी चीजों की जानकारी भी हम अच्छे से ले सकते हैं। हम अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं कि हमें भविष्य में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद है कर्मचारी चयन, यानी नौकरी के लिए सही व्यक्ति चुनना। तो परीक्षण से हम यह भी जान सकते हैं कि हमें जैसे हमारा कोई कंपनी है और हमें किसी को अपने काम के लिए किसी को चुनना है, तो हम उसका इंटरव्यू लेंगे कि वो इस कंपनी में काम करने के लायक है या नहीं है।
उसकी काम करने का तरीका कितना है, कैसा है, उसके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ों के आधार पर हम उसे कंपनी में रखेंगे। तो ये हो गया कर्मचारी चयन। फिर उसके बाद है परामर्श, यानी कि समस्या में मार्गदर्शन देना। अगर जैसे किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत ही दुख चल रहा हो, मुश्किल घड़ियों से वह गुजर रहा हो, तो हम उसे कैसे समझाएंगे, कैसे उसका मनोबल बढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें हो गई परामर्श, यानी कि समस्या में मार्गदर्शन देना, दूसरों को सही राह दिखाना। तो फिर उसके बाद है नैदानिक मनोविज्ञान, यानी कि मानसिक रोगों का अध्ययन और उपचार। तो परीक्षण से हमें यह भी पता चलता है कि अगर किसी व्यक्ति का कोई मानसिक बीमारी है, जैसे कुछ लोगों को माइग्रेन या फिर ओवर थिंकिंग या डिप्रेशन के शिकार होते हैं, पर उन्हें इन सारी चीज़ों की जानकारी नहीं होती है। उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ें नॉर्मल है, पर अंदर ही अंदर वह किसी मानसिक बीमारी के शिकार होते हैं। तो परीक्षणों से हमें यह पता चलता है कि मानसिक रोगों का उपचार कैसे करना है, और उन सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है। साक्षात्कार वह विधि है जिसमें परीक्षण व्यक्ति से बातचीत करके उसके विचारों, भावनाओं और अनुभव की जानकारी प्राप्त करता है। यानी कि लोगों से बातचीत करके उनसे अलग अलग तरह के प्रश्न पूछकर उनके भावनाओं के बारे में जाना जाता है कि उनका व्यवहार कैसा है, उनकी भावनाएं कैसी है, संतुलित है या नहीं है। तो साक्षात्कार दो प्रकार के होते हैं। पहला है संरचित यानी स्ट्रक्चर्ड, और असंरचित यानी कि अनस्ट्रक्चर्ड। तो पहला हम संरचित साक्षात्कार के बारे में जानेंगे हम पहले। संरचित साक्षात्कार वह साक्षात्कार है जिसमें प्रश्न पहले से निश्चित और क्रमबद्ध रूप में तैयार किए जाते हैं और सभी प्रतिभागियों से वही प्रश्न उसी क्रम में पूछे जाते हैं। यानी कि संरचित साक्षात्कार हम उसे कहते हैं जिसमें प्रश्न पहले से निर्धारित होते हैं, सभी व्यक्तियों से एक समान प्रश्न ही पूछा जाता है। तो ये होता है संरचित साक्षात्कार। जैसे इसकी विशेषता दिया हुआ है, प्रश्न पूर्व निर्धारित होते हैं, सभी व्यक्तियों से समान प्रश्न पूछे जाते हैं, उत्तरों का मूल्यांकन निश्चित मापदंडों के आधार पर किया जाता है। यानी कि सभी का मूल्यांकन, सभी का आंसर एक समान ही होता है, एक जैसा ही किया जाता है। फिर उसके बाद है अधिक वस्तुनिष्ठ, यानी कि इस पर संरचित साक्षात्कार पर किसी की निजी राय निर्भर नहीं करती है। यह औपचारिक मूल्यांकन का एक उदाहरण हो गया। तो यह था संरचित साक्षात्कार। जैसे इसका उदाहरण हम लेते हैं, मान लीजिए किसी नौकरी के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो सभी उम्मीदवारों से ये सारी एक जैसा प्रश्न ही पूछा जाएगा। जैसे आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, आपके पास कितना कार्य अनुभव है, आप इस पद के लिए क्यों उपयुक्त है। हर उम्मीदवार से ये सारी प्रश्न ही पूछे जाते हैं और इनके आधार पर उन्हें नौकरी दिया जाता है। फिर उसके बाद हम आते हैं असंरचित साक्षात्कार पे। असंरचित साक्षात्कार वह साक्षात्कार है जिसमें प्रश्न पहले से निश्चित नहीं होते, बातचीत स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ती है और प्रश्न परिस्थिति के अनुसार बदल सकती है। तो हमने देखा था संरचित साक्षात्कार में प्रश्न पहले से निर्धारित होते हैं, सब कुछ पहले से तय होता है, लेकिन असंरचित साक्षात्कार में प्रश्न पहले से निर्धारित नहीं होती है। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ती है उसके हिसाब से प्रश्न भी बदलते रहते हैं। तो ये होता है असंरचित साक्षात्कार। जैसे इसका कुछ उदाहरण है, प्रश्न लचीले होते हैं, यानी कि प्रश्न आसान होते हैं, हम खुद से इसका आंसर दे सकते हैं। उसके बाद बातचीत के अनुसार नए प्रश्न जोड़े जा सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे हमारा बातचीत आगे बढ़ेगा उसके हिसाब से प्रश्न भी बदलते जाएंगे। फिर उसके बाद अधिक व्यक्तिनिष्ठ प्रश्न हो सकते हैं, यानी कि यह व्यक्ति के राय पर निर्भर करता है। फिर उसके बाद गहराई से जानकारी प्राप्त करने में सहायक, यानी कि इसमें प्रश्न पहले से निर्धारित नहीं होते हैं, तो इससे हम अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डीपली क्वेश्चन पूछकर उनके बहुत ही गहराई से हम जानकारी ले सकते हैं। तो ये सारी उसकी विशेषता थी असंरचित साक्षात्कार की। अब हम उसका कुछ उदाहरण लेते हैं।
जैसा एक मनोवैज्ञानिक किसी छात्र से उसकी परिवार की समस्या के बारे में बात कर रहा है। वह छात्र के उत्तरों के आधार पर नए प्रश्न पूछता जाता है, जैसे आपको घर में कैसा महसूस होता है, क्या हाल ही में कोई विशेष घटना हुई है। यह बातचीत पहले से तय प्रश्नों पर आधारित नहीं है। यदि हम किसी साइकोलॉजी के पास जाए, यानी कि किसी मनोवैज्ञानिक के पास जाए, तो अगर वो हमसे प्रश्न पूछेंगे तो जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ेगी, नए नए प्रश्न को वह जोड़ते जाएंगे, ताकि वह हमारे बारे में, हमारे मानसिक संतुलन के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त कर सके। तो यह बातचीत पहले से तय प्रश्न पर आधारित नहीं होती है, यानी कि यह प्रश्न बदलते जाते हैं, नए प्रश्न जुड़ते जाते हैं बातचीत में। फिर उसके बाद है प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन। प्रेक्षण मनोवैज्ञानिक में अध्ययन की एक महत्वपूर्ण विधि है। इसमें किसी व्यक्ति या समूह के स्वाभाविक व्यवहार को ध्यानपूर्वक योजना बनाकर और निष्पक्ष तरीके से देखा जाता है। यानी कि पहले हमने देखा था जिसमें टेस्ट होता था, आईक्यू टेस्टिंग होता था, लोगों से बातचीत करके प्रश्न पूछकर उनका परीक्षण किया जाता था, उनका मूल्यांकन किया जाता है। पर प्रेक्षण में बस हम अपने खुद से देखकर उनका परीक्षण करते हैं। जैसे कि अगर जैसे हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर हमें देखकर बताते हैं कि हमें देखकर हमसे बातचीत करके हमसे कुछ कुछ प्रश्न पूछते हैं गहराई में जाकर, फिर बताते हैं कि हमें क्या बीमारी हुई है, फिर उसका इलाज करते हैं। या फिर एक और उदाहरण हम ले सकते हैं कि अगर कुछ बच्चे फील्ड में खेल रहे हैं और एक टीचर है जिन्हें बच्चों के बारे में जानना है कि बच्चे कैसे खेलते हैं, तो वह टीचर जाकर उनसे कुछ बातचीत नहीं करेंगे, बस सामने पास में खड़े हो जाएंगे और देखेंगे कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं, उन्हें एक नोटबुक पर लिखेंगे, यानी कि उस देखकर वो सारी चीजों को समझेंगे। तो ये होता है प्रेक्षण। जैसे इसका उदाहरण दिया हुआ है, बच्चों के व्यवहार का प्रेक्षण, यानी कि एक मनोवैज्ञानिक यह जानना चाहता है कि छोटे बच्चे आपस में कैसे खेलते हैं। तो वह पार्क में जाकर बच्चों के खेलने और उनके व्यवहार को बिना हस्तक्षेप किए नोट किया जाएगा, यानी कि बस पास में ही खड़े होकर वह देखेगा, उनकी गतिविधियों को देखेगा कि बच्चे कैसे खेल रहे हैं, और इसके आधार पर वह नोट करता जाएगा और उनका परीक्षण करेगा। जैसे इसका कुछ और उदाहरण भी है। अस्पताल में परीक्षण, डॉक्टर मरीज के व्यवहार, बोलने के तरीके, भावनाओं को ध्यान से देखकर उसकी मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश करता है। फिर प्रेक्षण, इसका कुछ विशेषता भी है। जैसा प्राकृतिक परिस्थिति में भी व्यवहार का अध्ययन। इसका मतलब है कि व्यक्ति के व्यवहार को उसकी सामान्य और वास्तविक स्थिति में देखना, यानी कि बिना हस्तक्षेप किए बस दूर से ही देखना कि वह व्यक्ति कैसे काम करता है, कैसे बोलता है, उसकी व्यवहार कैसा है, बस देखकर परीक्षण करना। लेकिन पर्यवेक्षक की पक्षपात की संभावना भी है। पक्षपात यानी बायस का मतलब है व्यक्तिगत राय, पसंद नापसंद या पूर्व धारणा का प्रभाव। अगर शिक्षक पहले से सोचता है कि कोई छात्र शरारती है, तो वह उस छात्र के हर छोटे व्यवहार को गलत मान सकता है, यानी कि तो इसमें हम दूर से देखकर बस परीक्षण कर रहे हैं, तो इसमें हमारी निजी राय भी शामिल हो सकती है, हमारी पसंद नापसंद भी शामिल हो सकती है। तो ये था इसकी एक विशेषता। फिर उसके बाद है आत्म प्रतिवेदन। इसका उदाहरण हम देखेंगे, परिभाषा। आत्म प्रतिवेदन का परिभाषा, जब व्यक्ति स्वयं अपने विचारों, भावनाओं, व्यवहारों के बारे में जानकारी देता है तो उसे आत्म प्रतिवेदन कहते हैं। यानी कि कोई व्यक्ति खुद से अपने बारे में बताता है, चाहे वो लिखित तरीके से हो गया
या फिर जैसे स्कूल में जाते हैं तो हमें स्कूल एडमिशन फॉर्म दिया जाता है एडमिशन कराते समय, तो उसमें हम लिखित रूप से बताते हैं अपने बारे में। तो ये हो गया आत्म प्रतिवेदन का कुछ उदाहरण। तो इसका कुछ माध्यम देखते हैं, यानी कि हम कैसे आत्म प्रतिवेदन यानी खुद के बारे में कैसे बता सकते हैं। तो पहला हो गया प्रश्नावली। प्रश्नावली प्रश्नों के एक लिखित सूची होती है जिसे लोगों को भरने के लिए दिया जाता है। इसमें प्रश्न पहले से तैयार होते हैं, व्यक्ति स्वयं उत्तर लिखता है। यानी कि जैसे हम स्कूल में जाते हैं एडमिशन कराने के लिए, तो हमें एक एडमिशन फॉर्म दिया जाता है। हम उस पे अपना नाम अपने बारे में भरते हैं। हम ये लिखते हैं कि हम पहले किस स्कूल में पढ़ते थे, वहां पर हमारा परफॉर्मेंस कैसा था। तो ये हो गया इसका एक उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे स्कूल में छात्र पढ़ाई के बारे में राय जानने के लिए फॉर्म देना। फिर उसका दूसरा माध्यम है डायरी। डायरी विधि डायरी विधि में व्यक्ति अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों, अनुभव, भावनाओं को स्वयं लिखता है। यह व्यक्तिगत अनुभवों को समझने में मदद करती है। यानी कि हम डायरी के माध्यम से भी खुद का परीक्षण कर सकते हैं। डायरी जो हम खुद से लिखते हैं कि हमने सुबह क्या किया, हमें कैसा महसूस हो रहा है, हमने सुबह से शाम तक अपने जीवन में क्या क्या काम किया, हमें कैसा महसूस हो रहा है, हमारा व्यवहार कैसा था लोगों के प्रति। तो ये सारी चीजें हम डायरी में लिखते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण है, छात्र अपनी दैनिक पढ़ाई और मनोदशा को डायरी में लिखता है। तो इससे हम इस आधार पर भी हम खुद का मानसिक मूल्यांकन कर सकते हैं। उसके बाद है साक्षात्कार अनुसूची। साक्षात्कार अनुसूची प्रश्नों का एक तय सूची होता है जिससे साक्षात्कार लेने वाला व्यक्ति सामने बैठकर पूछता है। यानी कि प्रश्न इसमें जैसे हम किसी कंपनी में जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जो भी वहाँ पे इंटरव्यूअर होते हैं वो हमसे प्रश्न पूछते हैं। वो पहले से लिखा हुआ होता है, वो सारे प्रश्न हमसे पूछते हैं कि आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, आपकी कार्यशाला कितनी रही है, कितनी साल का अनुभव है आपके पास, पहले कहाँ काम करते थे। तो ये सारी चीजें पूछते हैं हमसे और हमारा मूल्यांकन करते हैं। जैसा इसका उदाहरण दिया भी है, नौकरी के इंटरव्यू में पूछा जाने वाला तय प्रश्न। तो अब हम इसकी कुछ विशेषता देखेंगे। व्यक्ति अपनी आंतरिक भावनाएं बताता है, यानी कि इससे हमें पता चलता है कि व्यक्ति खुद के बारे में क्या सोचता है, उसकी खुद की बारे में अपनी क्या राय है। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है। लेकिन कभी कभी व्यक्ति सही जानकारी नहीं दे पाता है। जैसे खुद के बारे में उन्हें नहीं पता चल पाता है कि उन्हें कैसा महसूस हो रहा है, वह क्या सोच रहे हैं, वो कैसे समझ रहे हैं। हम खुद के बारे में खुद को कभी कभी नहीं समझ पाते हैं, तो इसमें गलती भी हो सकती है। फिर उसके बाद है केस स्टडी, यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन। जब किसी एक व्यक्ति के जीवन के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी जुटाई जाती है, जैसे उनका जीवन अनुभव, परिवार, समाज में उसकी स्थिति, उसका मानसिक स्थिति का पूरा अध्ययन किया जाता है, तो उसे केस स्टडी कहते हैं। केस स्टडी का मतलब यानी कि व्यक्तिगत अध्ययन। यानी किसी व्यक्ति, जैसे हम देख सकते हैं रतन टाटा जो कि बहुत ही बड़े बिजनेसमैन है, तो उनके जीवन के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करना कि उनका बचपन कैसा था, वह कैसे पढ़ाई करते थे, कहाँ कहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण किया, उन्होंने फिर अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट किया, इतनी ऊंचाइयों पर कैसे पहुंचे, उनका अनुभव कैसा है, लोगों के प्रति उनका व्यवहार कैसा है। तो इन सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना उसे व्यक्तिगत अध्ययन कहते हैं, यानी केस स्टडी। जैसे इसका कुछ उदाहरण है, किसी अपराधी के व्यवहार का विस्तृत अध्ययन करें। यानी कि जैसे कोई व्यक्ति है जो चोरी कर रहा था और वह पकड़ा गया, और पुलिस फिर उससे पूछता है कि
कि पुलिस फिर उसकी केस स्टडी करता है, उससे पूछताछ करता है कि उसने यह गलत काम क्यों किया। तो ये सारी हो गई। किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के जीवन का विश्लेषण। फिर उसके बाद है मानसिक रोगों का मनोवैज्ञानिक अध्ययन। जैसे मेंटल हॉस्पिटल में हम जाते हैं तो वहाँ डॉक्टर पेशेंट से यह पूछते हैं कि अलग अलग कई तरह के प्रश्न पूछते हैं और पेशेंट की जानकारी लेते हैं कि उसका दिमाग ऐसे क्यों काम कर रहा है, वह बच्चों जैसा क्यों बिहेव कर रहा है। तो ये सारी चीजें हमें पता चलती है पूछताछ से। इसकी कुछ विशेषता हम देखेंगे। गहन और विस्तृत अध्ययन, यानी कि किसी विषय को पूरी गहराई और विस्तार से समझना। फिर उसके बाद है नैदानिक मनोविज्ञान में उपयोग, मानसिक समस्याओं को समझने और सही उपचार देने में मददगार। तो ये सारी थी उसकी विशेषता। तो अब हम जानेंगे मूल्यांकन के महत्व। पहले हमने जाना कि किन किन आधार पर हम मूल्यांकन कर सकते हैं किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति का, मनोवैज्ञानिक का हम कैसे मूल्यांकन कर सकते हैं। और अब हम जानेंगे कि मूल्यांकन के क्या क्या महत्व है। व्यक्ति की शक्तियों और कमजोरियों की पहचान, यानी कि मूल्यांकन, मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन से हम बता सकते हैं कि किसी व्यक्ति की क्या कमजोरी है, क्या उसकी खूबी है, किस काम को करने वह निपुण है, किस काम को वह अच्छे से नहीं कर पाता है। तो ये सारी चीजें हमें मूल्यांकन से पता चलती है। फिर उसके बाद है भविष्य के व्यवहार की भविष्यवाणी। जैसे कोई बच्चा होगा जो दिन भर फोन में लगा रहता होगा, कोई भी काम नहीं करता होगा, पढ़ाई नहीं करता होगा, सब छोड़कर बस फोन में ही लगा होगा, तो उससे हम उसकी भविष्यवाणी यह कर सकते हैं कि आगे चलकर उसकी आंखें खराब हो सकती है। फिर उसके बाद है उचित परामर्श और मार्गदर्शन। तो हम बता सकते हैं उस बच्चे को कि उसे इतना ज़्यादा फ़ोन नहीं चलाना चाहिए, उसे बाकी सारे काम भी करने चाहिए, पढ़ाई भी करनी चाहिए। तो हम इस सारी चीज़ों से हम उचित मार्गदर्शन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं मूल्यांकन के महत्व। फिर उसके बाद है शिक्षा और करियर में चयन में सहायता। जैसे कोई व्यक्ति है जो खेल कूद में बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छे से दौड़ता है, वह बहुत ही हेल्दी है, तो हम उसे उसकी राय दे सकते हैं कि उसे आगे चलकर एक एथलीट बन जाना चाहिए। तो हो सकता है वह खेल की दुनिया में एक अपना नाम बना पाए। तो इससे मूल्यांकन से हमें ये सारी चीज़ों की जानकारी मिलती है कि हमें करियर में कौन सी चीज़ों को चुनना चाहिए, किस क्षेत्र में हमें नहीं जाना चाहिए। तो इससे हमें ये पता चलता है। फिर उसके बाद है मानसिक समस्याओं का निदान, यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण से हमें पता चल सकता है कि किसी व्यक्ति को अगर कोई मानसिक बीमारी है, जैसे वह डिप्रेशन में है, ओवर थिंकिंग कर रहा है, तो इस बीमारियों से उसे कैसे बाहर निकालना है, उसे इस बीमारी की जानकारी देना है। तो ये सारी चीज़ों की जानकारी भी हमें मिलती है मूल्यांकन से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आप सबको सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया होगा तो वह कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगले वीडियो में पूरी कोशिश करूंगी आंसर देने की। थैंक यू।